केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में संविधान के 130वें संशोधन विधेयक 2025, केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 पेश किए हैं। मोदी सरकार सत्ता के अपराधीकरण को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन बिल पेश किया। इस बिल के प्रावधान में यह है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री 30 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहता है तो उसे पद से हटा दिया जाएगा। यह कानून केंद्र और राज्य दोनों के मंत्रियों पर लागू होगा। सिर्फ उन्हीं मामलों में प्रभावी होगा जिनमें अपराध की सजा 5 साल या उससे ज्यादा है। विपक्ष के हंगामे के बीच अमित शाह ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर इस्तीफा देने की बात कही। कहा, मुझ पर झूठे आरोप लगे तो मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। बिल पेश होते ही विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया। अमित शाह के बोलने के दौरान भी विपक्षी सांसद हंगामा करते हुए दिखाई दिए। भारी विरोध के बीच अमित शाह ने बिल को जेपीसी में चर्चा करने के लिए भेजने का ऐलान किया है। मुझे सुनो ना, पहले बैठ जाओ गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था और मैं तो चाहता हूं कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर रहें। अरेस्ट के पहले मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक, संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक और 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक को माननीय अध्यक्ष जी द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्य और उपसभापति द्वारा नाम निर्देशित करने वाले 10 सदस्यों के मिलकर। और इसी बीच दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर सीएम रेखा गुप्ता अपने मामले में दर्ज केस को लेकर के पुलिस ने हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया है। सीएम रेखा पर हमले के मामले में केस दर्ज हुआ है। यह बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। पुलिस ने हत्या की कोशिश करने का केस दर्ज किया है। दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया है और इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली से इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हत्या करने की कोशिश का मामला सामने आया है। इसे लेकर के पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच पुलिस की जारी है। इसी बीच ये बड़ी जानकारी है। ये सीसीटीवी फुटेज देखिए किस तरीके से, और इस दौरान पुलिस ने हत्या करने की कोशिश का केस दर्ज किया है। उधर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले को लेकर के कपिल मिश्रा की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के मामले को लेकर पुलिस ने हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया है। तो वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले पर कपिल मिश्रा का बड़ा दावा। कपिल मिश्रा ने कहा कि रेखा गुप्ता को मारने की बड़ी साजिश थी। कपिल मिश्रा ने कहा कि हमले से पहले आरोपी ने सीएम आवास की रैकी की थी और साथ ही साथ कपिल मिश्रा ने यह भी कहा कि हमला करने के उद्देश्य से ही आरोपी यहां पर आया था। साजिश में 1 से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस ने हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया है। ये कोई साधारण हमला नहीं है। जो हमला हुआ है बहुत ही नफरत से भरा हुआ, और एक तरह से ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति जो है वो बहुत खराब इरादे के साथ, बहुत ही बुरे इरादे के साथ वो व्यक्ति आया था। हमला साधारण हमला नहीं है, बहुत ही गंभीर हमला है। मुख्यमंत्री जी को जमीन पर गिराकर मारने का प्रयास किया गया है। सरकार वसुंधरा भी करती थी।
और बच्चे जा रहे थे उनके प्रोग्राम में। तो इस बात को लेके मुख्यमंत्री जी को एहसास होना चाहिए कि बच्चे मेरे प्रोग्राम आ रहे थे, वो बच्चा मर गया, तो कम से कम विशेष ध्यान देने वाली बात थी, विशेष दुख प्रकट करने की बात थी, संवेदनशीलता दिखाने की बात थी, वो दिखाई नहीं गई है। मैं कहता हूँ सर बच्चे 15 से करीब 15 बच्चे थे जो पानी नहीं मिलने के कारण डिहाइड्रेशन का शिकार हुए। तो जो खबरें आ रही थी, जो नारे लग रहे थे, तो ये पहली बार हुआ 15 अगस्त ऐसा दिवस होता है कि उसमें कोई नारेबाजी होती नहीं है। उसमें तो मैं समझता हूँ सभी लोग एक प्रकार से अनुशासन में रहते हैं, सम्मान करते हैं तिरंगे का, वो भावना होती है। पहली बार है जोधपुर के अंदर, और वो जोधपुर के अंदर जहाँ के लोग शांति प्रिय लोग माने जाते हैं, वहाँ पे नारेबाजी हो गई। 15-20 बच्चे जो है जो तकलीफ में, मैंने सुना बेहोश भी हो गए। तो ये तो सरकार की और प्रशासन की लापरवाही का नमूना है। ये प्रशासन की घोर लापरवाही का नमूना है। किस स्तर पर हुआ है मुझे लगता नहीं, कोई कार्रवाई भी हुई होगी, मुझे पता नहीं। ऐसे वक्त में जिसकी गलती है, जिम्मेदारी से जिसने काम नहीं किया, उनके एक्शन भी होना चाहिए, जिससे कि बाकी लोगों को सबक मिले। ये तो कोई नॉर्मल बातें हैं, कोई इसमें किसी का एक्शन करना कोई दुर्भावना नहीं होती है। अगर जो हर गलती कीमत मांगती है, मैंने बहुत पहले कहा था एक बार, जब पहली बार मैं बना मुख्यमंत्री, तो पहली बार मेरा चीफ सेक्रेटरी से बात हुई, तो मैंने कहा हर गलती कीमत मांगती है, और ये आज भी बात लागू होती है, और मैं उसको फॉलो करने का प्रयास करता हूँ खुद भी। तो सर जिस तरीके से ये ऐसा, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक कई सरकारें गई पहले भी, आज से 5 साल से देख रहा हूँ मैं। हमने प्रयास किया था पहले, एक बार स्ट्राइक हो गई थी, हमने प्रयास किया चुनाव को पोस्टपोन करवाने पर। और इसी बीच टोंक से बड़ी खबर मिल रही है, जहां सोहेला में गुर्जर समाज की महापंचायत को लेकर बड़ी जानकारी। छोटू गुर्जर संदिग्ध मौत मामले को लेकर के गुर्जर समाज के लोग यहां पर सोहेला में जुटे हुए हैं। एडीएम और एएसपी को मौके पर बुलाने की मांग की जा रही है। मांगे नहीं मानने पर जयपुर कोटा नेशनल हाईवे जाम करने की घोषणा भी की गई है। 16 सितंबर 2024 को छोटू गुर्जर की मौत हो गई थी। प्रशासन परिजनों के बीच में पहले समझौता भी हुआ था। समझौते की शर्तें पूरी नहीं करने का आरोप लगाते हुए गुर्जर समाज के लोग आज इकट्ठा हुए हैं और पिछले दिनों भी कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय पर धरना देकर के प्रदर्शन किया गया था। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दौलत पारिक फोन लाइन पर है। दौलत, क्या जानकारी इस महापंचायत पर? महापंचायत ने सुबह से यहाँ गुर्जर समाज के लोग आपस में वार्ता की और प्रशासन को समय दिया था 1 घंटे का कि यहाँ प्रशासन के अधिकारी अगर मौके पर नहीं आते हैं तो हाईवे जाम किया जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ जो सीओ है राजेश विद्यार्थी, वो मौके पर पहुंचे हैं और बातचीत आपस में की जा रही है। और सारी जो घटनाक्रम पिछले दिनों में हुआ, राजेश विद्यार्थी बता रहे कि आपकी मांग थी कि जांच अधिकारी चेंज करना, वो निवाई सीओ की बजाय मालपुरा सीओ को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। और तमाम जो चीजें हैं, जो पहले जो समझौता हुआ था उसको लेकर के बातचीत की जा रही है। अब ये दोनों की जो आपस में समझाइश का दौर है वो भी चल रहा है, तो कितनी देर बाद में इनकी बातचीत पूरी हो पाती है उसके बाद में तय किया जाएगा। क्योंकि महापंचायत ने हाईवे जाम का ऐलान किया था, उसके बाद में प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और बातचीत की जा रही है। क्या कह रहे हैं परिजन? छोटू गुर्जर मामले को लेकर के पहले भी समझौता हुआ था। देखिए 16 सितंबर 2024 को यही सोहेला के पास ही छोटू गुर्जर की संदिग्ध अवस्था में मौत हुई थी। उसके बाद में कलेक्ट्रेट पे शव के साथ भी प्रदर्शन किया गया था, डेड बॉडी ली नहीं गई थी, उनकी वार्ता उस समय भी हुई थी और समझौता भी हुआ था। अभी 15 दिन पहले भी ये समाज के लोग यहाँ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया था। एसपी से मुलाकात करने के बाद में आज की तारीख का उनको अल्टीमेटम दिया गया, तब तक अगर कुछ चीजें दौलत ही ये सीओ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, राजेश विद्यार्थी, क्या कोई बातचीत हुई, उन्होंने कुछ कहा है? ये पूरी घटनाक्रम को लेकर बता रहे हैं कि जो निवाई सीओ जांच कर रहे थे, इनकी मांग के बाद में मालपुरा सीओ को जांच करने के लिए दे दी गई है। उसके अलावा जितनी भी मांगे हैं उनको आगामी दिनों में पूरा कर दिया जाएगा, जो प्रशासनिक प्रक्रिया है उसमें है। और
जिन लोगों के साथ में वार्ता हुई थी वो यहाँ कितने लोग हैं, वो सब बातें हो रही है। अभी वार्ता चल रही है, थोड़ी देर बाद में ये तय हो पाएगा कि आगे इनकी क्या रणनीति रहने वाली है। चलिए दौलत, नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और गुर्जर समाज की महापंचायत को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। हाईवे जाम की घोषणा की गई। छोटू सिंह गुर्जर के संदिग्ध मामले को लेकर लोग जुटे हुए हैं। सीओ राजेश यहां पर पहुंचे हुए हैं, राजेश विद्यार्थी, और वे अब लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो वहीं उपराष्ट्रपति चुनाव का सियासी दंगल जारी है। एक तरफ एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है, वहीं विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी कल अपना नामांकन भरेंगे। उससे पहले जब सीपी राधाकृष्णन नामांकन करने के लिए पहुंचे, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद और साथ ही साथ राजनाथ सिंह और एनडीए के तमाम दलों के नेता भी मौजूद रहे। और पीछे की पंक्ति में आप देख सकते हैं अर्जुन राम मेघवाल, और आगे जो है बाकायदा मंत्रिमंडल के पूरे सदस्य, केंद्रीय मंत्रिमंडल के, मोदी सरकार के, और चाहे जयंत चौधरी, एनडीए के सहयोगी ललन सिंह, मनोहर लाल खट्टर, चिराग पासवान, एसडी कुमारस्वामी, तमाम नेताओं की मौजूदगी यहां पर देखने को मिली है। तो एनडीए ने नामांकन के दौरान अपनी ताकत भी दिखाई है। तो अब एक देश में बुलडोजर की गड़गड़ाहट एक बार फिर से सुनने को मिली। श्रावस्ती और उन्नाव में अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने कई मकान और दुकानें ध्वस्त कर दी हैं। रिपोर्ट देखिए। यूपी में फिर सुनाई दी बुलडोजर की गड़गड़ाहट। बस्ती और उन्नाव में अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती के भिनगा मुख्यालय के ईदगाह चौराहे के पास अवैध रूप से सरकारी जमीन पर बनी 25 दुकानों और मकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। पीडब्ल्यूडी विभाग ने 1 अगस्त को इन सभी को नोटिस जारी किया था, जिसमें 4 और 5 अगस्त को वैध दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए गए थे, मगर समय सीमा बीतने के बाद भी किसी ने कोई वैध कागज नहीं दिखाए। इसके बाद जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए सुबह से बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। तहसील के गेट से जुड़ा हुआ जो है ये इलाका, उसी इलाके पे कार्रवाई हो रही है और लगातार ये कार्रवाई जारी रहेगी जब तक यहाँ पर जितने भी अवैध निर्माण है उनको तोड़ लिया नहीं जाता। और प्रशासन ने चूंकि नोटिस दी थी और नोटिस के बाद इन पर कार्रवाई जारी है। ये पूरा जो इलाका है ये श्रावस्ती जिले का भिनगा मुख्यालय है। तहसील के बगल में 2 दर्जन से अधिक निर्माण थे अवैध, जिनको लीगल नोटिस दी गई थी कि अपने डॉक्यूमेंट दिखलाए, न दिखला पाने के बाद उन पर कार्रवाई हो रही है और बुलडोजर चला जा रहा है। जितना भी अवैध कब्जा सरकारी जमीन पर था उसको तोड़ा जाएगा। जानकारी के मुताबिक देर रात माइक से अनाउंसमेंट कर लोगों को सामान हटाने की चेतावनी दी गई थी, जिसके बाद कई लोगों ने अपनी दुकान और मकानों को खाली कर दिया। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अवैध कब्जों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्नाव में भी गरजा बुलडोजर। उन्नाव के पूर्वा तहसील इलाके के हिलौली मोड़ और मातेश्वर मंदिर तिराहे के पास भी अवैध निर्माण पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि कई बार नोटिस जारी करने के बावजूद अतिक्रमण हटाने में असफल रहने पर यह कार्रवाई की गई। कार्रवाई से पहले अंतिम सार्वजनिक नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन कोई वैध दस्तावेज पेश न होने पर बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान व्यापारियों और अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा और जिला प्रशासन ने भविष्य में अवैध कब्जे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। तो वहीं बलरामपुर का धर्मांतरण सरगना छांगुर बाबा जब से पुलिस के शिकंजे में आया, तब से उसके और उसके गुर्गों के सताए हुए लोगों की भयानक कहानियां सामने आ रही हैं। और यूपी के कुशीनगर की एक महिला भी अब सामने आई। इसका आरोप है कि छांगुर के गुर्गों ने उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया और उसे इंसाफ के लिए दर दर ठोकरें खाने को मजबूर होना पड़ा। छांगुर गैंग के गुनाहों की एक और गवाह
न्यूज 18 इंडिया पर अवैध धर्मांतरण गैंग का एक और सबूत। छांगुर गैंग की हैवानियत की एक और कहानी। आपको याद होगा, अब से कुछ रोज पहले यूपी के बलरामपुर शहर से अवैध धर्मांतरण के सबसे बड़े नेटवर्क को धराशायी किया गया था। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद इस सनसनीखेज नेटवर्क की एक एक परत उतरने लगी। दिल्ली, मुंबई से लेकर यूरोप और खाड़ी देशों तक इस नेक्सस की कहानियां सामने आने लगी। लेकिन इस बार छांगुर गैंग के गुनाहों की कहानी आई है यूपी के कुशीनगर से, जहां एक महिला ने छांगुर के गुर्गों पर गैंग रेप की वारदात का आरोप लगाया है। छांगुर बाबा के यहाँ वहाँ पे मतलब वो कराए लोग, धर्मांतरण करा के निकाह कराए लोग, नशीला पदार्थ खिला पिला के, और वहाँ से वो जूठा पान खिलाए लोग। वहाँ से फिर लेके वो नौसाद बम्बई गया, वहाँ पे कुछ दिन तक बंधक बना के रखा। रखने के बाद से फिर से लेके आया तो फिर बबलू खान के यहाँ छोड़ा। वहाँ से छोड़ने के बाद से फिर वो अपना पीछा छुड़ाने के लिए आलमगीर अंसारी के पास हो, ये आलमगीर अंसारी है, इनके पास रखा नौकरी के तौर पे। आप कभी छांगुर से मुलाकात हुई थी आपकी? जी, वहीं पे धर्मांतरण हुआ है। कहाँ पे धर्मांतरण? बलरामपुर? जी, ट्रोला जी, वो बिल्डिंग अभी वो हुआ है, टूटा हुआ है। इस मामले में जिस शख्स पर आरोप लगाया गया है वो बबलू खान समाजवादी पार्टी का नेता बताया जा रहा है। आरोप है कि पीड़िता को नौकरी का झांसा दिया गया, नशीला पदार्थ खिलाकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। छांगुर बाबा की कोठी में उसका धर्मांतरण कराया गया। आरोप ये भी है कि नौशाद नाम के समाजवादी पार्टी के नेता से पीड़िता का निकाह कराया गया। उसके बाद उसे मुंबई ले जाया गया और जब पीड़िता लौटकर शिकायत दर्ज कराने तमकुही राज पहुंची तो वहां थाने में इम्तियाज नाम के एक सिपाही ने भी उसके साथ रेप को अंजाम दिया। ये पीड़िता 2017 से इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है और जब इन्हें सनातन हेल्पलाइन का पता चला तो छांगुर के गुर्गों की एक और कहानी सामने आई। इनके साथ निकाह कराए थे लोग। इसके साथ आपकी निकाह कराया गया था? ये कहाँ है अभी शख्स? अभी फिलहाल होगा तमकुही राज में ही। आपको मुंबई भी लेकर गए थे ये लोग? क्या करने के लिए? वहाँ पे लेके गए लोग कि मतलब चलो वहीं पे रह जाएगा। फिर जब मन भर गया तो वहाँ से ला करके छोड़े लोग यहाँ पे तमकुही। वहाँ से छोड़ने के बाद से अपने यहाँ आलमगीर के रखे लोग नौकरी के लिए। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने इस सनातन हेल्पलाइन की शुरुआत की है, जहां इस तरह के केस अब लगातार सामने आ रहे हैं। ये राजपूत परिवार की बच्ची है लेकिन गरीब है। गरीब होने के कारण इसका शोषण क्या हुआ, नौकरी के नाम पर एक व्यक्ति ले जाता है और अपने घर में रखता है। घर में रखने के पश्चात अपने तो इसके साथ गलत काम करता ही है और कई लोगों से उससे शारीरिक संबंध बनवाता है, जिससे पीड़ित जो है व्यक्ति परेशान हो जाती है। थाने में जाती है तो वहाँ एक इम्तियाज नाम का कोई सिपाही मिलता है। सिपाही ले जाकर के पहले बाहर इसको धमकाता है और इसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। शारीरिक संबंध बनाने के बाद वो कांस्टेबल सीधे जो है अभियुक्तों से बात करता है। छांगुर बाबा जब से पुलिस के हत्थे चढ़ा है तब से अब तक उसके गैंग की हैवानियत की कई कहानियां सामने आ चुकी हैं। इसलिए अब पुलिस लगातार उससे जुड़े एक एक नेटवर्क को खंगाल रही है। इसी बीच धौलपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां राजाखेड़ा के वार्ड संख्या 9 में कल उपचुनाव होंगे और वार्ड 9 के खाली पद पर कल उपचुनाव करवाए जाएंगे। बीजेपी से राजू, कांग्रेस से जिशान खान मैदान में हैं। पार्षद जहूर खान के निधन से ये सीट यहां पर खाली हुई थी। वार्ड 9 की 22 अगस्त की सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू होगी। तो कल यहां पर चुनाव होंगे और इसके दूसरे दिन मतगणना की शुरुआत होगी। 22 अगस्त को सुबह 9 बजे से मतगणना होगी। धौलपुर से ये बड़ी खबर, राजाखेड़ा के वार्ड संख्या 9 में कल उपचुनाव है। वार्ड संख्या 9 में खाली हुई सीट के बाद यहां पर उपचुनाव है, कल वोटिंग होगी और परसों मतगणना।